अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है एडवोकेट नजम। और सबसे पहले तो पॉप लाइट फोरम का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने आज मुझे इनवाइट किया कि हम एक जो है जूम सेशन रखें जिसके ऊपर ये टॉपिक होगा कि हम मेंटेनेंस के ऊपर बात करेंगे। तो इसको ये सेशन जो है वो तकरीबन आधे से घंटे से 40 मिनट तक होगा। और उसके बाद जो है हम कुछ फॉलो अप क्वेश्चन भी लेंगे। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उनको नोट डाउन करके रख लें, तो आखिर पे फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो वी विल कीप इट वेरी सिंपल। सबसे पहले हम इसको शुरू करेंगे कि आखिर मेंटेनेंस हम किसको कहते हैं और ये किस तरह से क्लेम किया जा सकता है और कौन कौन लोग जो हैं वो इसको क्लेम कर सकते हैं। तो जब भी बात होती है मेंटेनेंस वगैरह की, इसको हम उर्दू के अंदर खर्चा भी कहते हैं, नानो नफ़्का भी कहते हैं। तो बेसिकली ये एक खर्चा और नानो नफ़्का भी होता है जो कि आपके रोज़मर्रा के जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करते हैं। बुनियादी ज़रूरियात के ऊपर भी काफ़ी जजमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं कि आखिर मेंटेनेंस किन किन चीज़ों के बारे में आप क्लेम कर सकते हैं। तो आमतौर पर अगर देखा जाए तो ये रोज़मर्रा के अखराजात, जिस तरह के पढ़ाई के अखराजात भी होते हैं, इसके अंदर आप कपड़े और जूते भी इसके अंदर शुमार करते हैं। रोज़मर्रा की खाने-पीने की अशिया, ये सारी जो हैं ये नानो नफ़्का के अंदर मेंटेनेंस के अंदर जो है वो फ़ॉल करती हैं। इसी हवाले से लेटर ऑन अगर इसको लाइफ के अंदर देखा जाए तो ख़वातीन के लिए जो है उनकी शादी के मामलात और इसी तरीके से जहेज़ वग़ैरह के जितने भी मामलात जो होते हैं वो भी मेंटेनेंस का पार्ट समझे जाते हैं। तो अभी हमने ये तो समझ लिया कि आखिर मेंटेनेंस के अंदर क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो अब इसके बाद जो है समझने की ज़रूरत ये होती है कि आखिर जो है कौन-कौन शख्स मेंटेनेंस को क्लेम कर सकता है। तो आमतौर पर जब हम अक्सर मेंटेनेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर फैमिली लॉ को ही देखा जाता है और हस्बैंड और वाइफ और चिल्ड्रन की बात हो रही होती है। तो बिल्कुल जी, जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस माँग सकती है और उसका हक होता है कि वो मेंटेनेंस मर्द ही देगा। ठीक है? क्योंकि ये इस्लामिक लॉ के ऊपर बेस्ड है हमारा जो लीगल सिस्टम है, जिसके अंदर हस्बैंड की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने बीवी और बच्चों की सारी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर होती है। खातून चाहे लाखों रुपया कमाती है, चाहे करोड़ों रुपया कमाती है, वो फिर भी मेंटेनेंस की जो है वो उसका हक जो रहता है उधर ही रहता है। तो एक खातून माँग सकती है। इसी तरीके से जो नाबालिग बच्चे होते हैं, मतलब कि नाबालिग बच्चों से मुराद वो है जो छोटे बच्चे होते हैं और 18 साल से कम उम्र के लड़के और खातून जो होती हैं वो तब तक क्लेम मेंटेनेंस कर सकती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। तो शादी अगर होगी उनकी, लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो उसके बाद उनका हस्बैंड उनका मेंटेनेंस देने का हकदार होगा। और अगर उससे पहले हम देखते हैं तो पहले जो है वो फादर ही रहेगा। तो हमने देखा कि जी एक वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है। इसी तरीके से बच्चे जो हैं वो अपने वालिद से ले सकते हैं। और इसके साथ-साथ इसकी और एक किस्म भी है। तो पिछले कुछ दिन पहले ही हमने एक ऐसा एक केस मैंने डील भी किया जिसके अंदर जो है वालिद भी जो था वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर रहा था। तो जो वालिद और वालिदा जो हैं, जो बूढ़े और ज़ईफ़ हैं, वो अपने जवान बच्चों जो कमाते हों, उनसे भी जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो ये भी एक कैटेगरी मौजूद है। इसी तरीके से एक और कैटेगरी है जो कि दादा और दादी की है। यानी कि अक्सर पिछले दिनों में हमने एक ये भी केस देखा कि जिसके अंदर वालिद की डेथ होने के बाद बच्चों का फिर खर्चा कौन उठाएगा? तो इसके अंदर बच्चों की जानिब से केस हुआ जो कि दादा के ऊपर केस हुआ। तो उसके ऊपर भी काफ़ी जजमेंट मौजूद हैं कि जो सबसे पहले वालिद के बाद वालिदा की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों की जो है वो मेंटेनेंस करे। तो बच्चे जो हैं वो अपनी वालिदा से भी मेंटेनेंस माँग सकते हैं। इसी तरीके से वो अपने दादा से भी माँग सकते हैं, यानी कि अपने वालिद के वालिद से भी माँग सकते हैं। तो वो फिर उनका मेंटेनेंस का ज़िम्मेदार होगा। तो इस हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज़ देखी कि जो बच्चे हैं अ, वो भी माँग सकते हैं, वाइफ़ भी माँग सकती है। इसी तरीके से जो ज़ईफ़ बाप और माँ हैं, वो भी अपने बच्चों से मेंटेनेंस माँग सकते हैं।
तो इसी हवाले से अगर हम आगे देखें तो अक्सर ये सवाल जो है मेरे फेसबुक पेज के ऊपर और मैंने इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर भी अक्सर लोग जो हैं वो पूछते हैं। वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और लोग समझते हैं कि ये जो है किस तरह काम करेगा उनको समझ नहीं आ रही होती। तो वो ये होता है कि इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है और फाइनल मेंटेनेंस क्या होता है। तो आमतौर पर जब भी आप कोई मेंटेनेंस वगैरह का केस करते हैं अदालत के अंदर, फैमिली लॉ के अंदर, तो पहली ही या दूसरी पेशी के ऊपर ही आपका जो है एक इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर आ जाता है। इंटरिम मेंटेनेंस ये होती है कि जब तक केस चलेगा तब तक जो है वो नॉन का आप कहाँ से गुजारा करेंगे। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर ऊपर एक इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर किया जाता है। अच्छा, जब तक केस चल रहा है आप कम से कम इतनी तो दें। ठीक है, वो आमतौर पर 2000 भी होती है, 3000 भी होती है, कम ही होती है, मतलब 5000 भी होती है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकती है। या आप जितना ज़्यादा केस अपना प्रूव करेंगे तो उतना ही ज़्यादा जो है आपका मेंटेनेंस लगेगा। तो फिर उतने पीरियड के लिए जितनी देर आपका केस अभी पेंडिंग होता है, आप वो अमाउंट जो है इंटरिम मेंटेनेंस की वो अदालत के अंदर जमा करवाते रहते हैं। तो इसी हवाले से हम एक और क्वेश्चन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर लोग जो हैं वो मेरे से पूछते रहते हैं कि जी कम अज़ कम जो है वो कितनी मेंटेनेंस में हमें मिलेगी? ख़वातीन का ख़ास तौर पे जो है जब भी वो अभी केस फाइल करती भी नहीं है तो वो पहले ये पूछना शुरू कर देती हैं कि जी ये कितना कम से कम खर्चा कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? तो देखिए इसकी कोई ख़ास जो है वो लिमिट मौजूद तो नहीं है। कानून के अंदर कोई आपको लिमिटाइज़ नहीं किया गया हुआ कि आप कम से कम कितनी मेंटेनेंस दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दी जा सकती है। तो ये बेसिकली अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप 50,000 कमाते हैं तो उस हिसाब से देखा जाएगा, आप 1 लाख रुपए आते हैं तो उस हिसाब से देखा जाएगा। मिनिमम भी देखा जाता है और मैक्सिमम भी देखा जाता है। तो आम तौर पर जो है ये मेंटेनेंस आप जो है क्लेम तो आप जितना मर्ज़ी कर लें। मतलब कई लोग जो हैं अक्सर 50,000 लाख-लाख रुपया एक बच्चे का करते हैं और फिर वो वालिद की जो इनकम के हवाले से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ़ शो करते हैं कि जी हम तो मेरा वालिद जो हैं जहाँ जो हस्बैंड जो है वो तो इतने लाखों रुपया कमाता है, तो उसको तो जी 50,000 1 लाख रुपया देते हुए कोई मसला नहीं होगा। तो ये चीज़ भी बिल्कुल मद्देनज़र रखी जाती है अदालत के अंदर कि जो हस्बैंड जो है वो आखिर कमाता कितना है? या जिस शख्स से भी आप मेंटेनेंस कर रही हैं, तो सबसे पहले तो आपने ये प्रूव करना है कि ये शख्स इतना कमाता है, इसकी इतनी तनख्वाह है और इसके अंदर से ये इतने पैसे देना अफ़ोर्ड कर सकता है। मतलब कि अगर 1 लाख है तो अदालत जो है वो उसको देखेगी कि अच्छा 1 लाख रुपए में से फिर वो बच्चे का खर्चा भी देखते हैं। हम बच्चों के हवाले से ज़्यादातर बात करेंगे कि मेंटेनेंस उनकी किस तरह वर्क कर रही है। तो वो ये देखा जाता है कि अच्छा बच्चा जो अगर है तो बच्चे की स्कूल की फ़ीस कितनी है? उसके जो हैं सबूत वगैरह भी लगाए जाते हैं कि स्कूल की फ़ीस इतनी है, रोज़मर्रा का अखराजात इतने हैं, इनका खाना-पीना इतना होगा। तो कोर्ट जो है इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए खर्चा लगाती है। तो ये 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है। मतलब कि कई केसेज़ के अंदर अगर आप देखें तो लोग तो अरबपति हैं और करोड़पति भी हैं। ऐसे लोगों के भी केसेज़ ज़ाहिर-सी बात है अदालतों के अंदर ही चलते हैं। तो ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर लाखों रुपया ही जो है वो क्लेम भी किया जाता है और लाखों रुपया दिया भी जाता है क्योंकि फिर उस हवाले से ही उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होता है। तो इसके अलावा फिर एक और अगर आगे हम थोड़ा-सा इसको देखें, तो एक जगह पे इसकी बड़ी सेंसिटिव सी जो है वो इसकी सूरत-ए-हाल हो जाती है मेंटेनेंस की कि जब आप साथ-साथ गार्डियनशिप भी इसको चला रहे होते हैं। तो थोड़ा-सा गार्डियनशिप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ख़ास तौर पर बच्चों के केस के अंदर जब आप मेंटेनेंस दे रहे होते हैं, तो उसी के साथ-साथ कई लोग जो हैं वो ये भी क्लेम करते हैं कि जी हम इस बच्चे को पालना भी चाहते हैं। ये बच्चा की गार्डियनशिप हमें दे दी जाए, हज़ानत हमें दे दी जाए कि हम ही इसको पालेंगे। तो अगर जो बच्चा है वो माँ के पास रहता है या बच्चा जो है वो वालिद के पास रहता है, तो दोनों सूरत-ए-हाल के अंदर मेंटेनेंस की ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मर्द की ही होगी, हस्बैंड की ही होगी और वही जो है इसकी मेंटेनेंस का हकदार है। तो अक्सर जो हैं वो लोग ये समझते हैं ख़ास तौर पे जो शोहर हज़रात होते हैं कि जी यार नहीं अब बच्चा तो उसने ले लिया, गार्डियनशिप भी उसको मिल गई, तो हम किस बात का खर्चा दें? तो ये बड़ी गलत अप्रोच होती है क्योंकि बच्चे तो बहरहाल जो हैं वो शोहर के ही होते हैं और उसको पालना उन्हीं की ज़िम्मेदारी है। इसी तरीके से
जब आप गार्डियनशिप केस फाइल करते हैं और अगर आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे, तो ये आपके गार्डियनशिप केस के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। मतलब कि वहाँ पर फिर बड़ा ये वाज़ेह एक एविडेंस आपके खिलाफ आ जाएगा कि आप तो जी बच्चे की जो है वो बेसिक मेंटेनेंस ही नहीं दे सकते, तो आप गार्डियनशिप के हकदार जो हैं, वो किस तरह हो सकते हैं? तो ये बड़ा एक सेंसिटिव सा केस होता है, तो कई लोग जो होते हैं वो जब गार्डियनशिप क्लेम कर रहे होते हैं, तो तब तो वो शो कर रहे होते हैं कि जी हम तो बड़े अमीर हैं, हमारी तो बड़ी पढ़ी-लिखी फैमिली है और हम तो बड़ा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है हमारा और हमारे घर के अंदर इतने अफ़राद हैं जो बच्चे को सँभालेंगे। लेकिन जब मेंटेनेंस देने की बारी आती है, तो मेंटेनेंस के ऊपर वो अपने अखराजात भी कम शो करते हैं, अपनी इनकम भी कम शो करते हैं, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो मोस्टली लॉयर्स हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं और मुझे देख रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इस चीज़ को जब भी आप अपने क्लाइंट का जो है वो केस ला रही हों, तो इस चीज़ को ज़रूर जो है आपने मद्देनज़र रखना है कि देयर इज़ मस्ट नॉट बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ ऑफ केसेस। कि इस तरह ना हो कि आप मेंटर्स के अंदर जाके आप अपने जो है वो क्लाइंट को बचाने के लिए आप कहेंगे कि नहीं जी मैं तो कम से कम कमाता हूँ। और इसी तरीके से जब आप ऑडियंस करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, अपनी दूसरे के ऊपर उल्टा असर पड़ सकता है। तो इस चीज़ को ज़रूर जो है वो देखना चाहिए। क्लाइंट को है आम तौर के ऊपर इतनी नॉलेज इस पॉइंट के ऊपर नहीं होती और लेकिन ये जो है वुकला का काम होता है कि उनको गाइड करना और उनको इस बारे में बताना। और इसी हवाले से फिर बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मेंटेनेंस के ऊपर आता है कि मेंटेनेंस के अंदर आपने ये एक बड़ी जो है वाज़ेह जजमेंट में अब आ चुकी हैं कि जिसके मुताबिक ये अब शोहर की ज़िम्मेदारी होगी कि वो शो करे कि वो कितना कमाता है। तो पहले तो ये होता था कि जी खातून ने एक केस बिल्ड करना है आपके खिलाफ और आमतौर पर भी सिविल लॉ के अंदर यही प्रैक्टिस इस्तेमाल की जाती है कि जो दावेदार है जो प्लेंटिफ है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपके खिलाफ जो है जब केस दायर कर रहा है, अगर वो क्लेम कर रहा है कि जी ये बंदा 2 लाख रुपया कमाता है, तो ये उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि जी ये 2 लाख रुपए को प्रूव करे कि वाक़ई मैं 2 लाख रुपया कमाता हूँ या नहीं कमाता हूँ। तो पहले आम तौर पर तो सिविल केसेज़ में इसी तरीके से होता है। लेकिन ये फैमिली लॉ है यहाँ पर जो है फैमिली लॉ के अंदर उनके पास पावर्स भी ज़्यादा हैं और जूरिस्प्रूडेंस भी थोड़ी-सी जो है वो मुख्तलिफ होती है। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ जजमेंट्स आई हुई हैं कि जिनके मुताबिक अब ये शोहर की ज़िम्मेदारी होगी कि जितना भी उससे क्लेम किया जा रहा है कि वो अब उसको जस्टिफ़ाई करे। या तो वो कहेगा जी ठीक है, वाक़ई मैं इतना पैसे कमाता हूँ और मैं ठीक है इतना क्लेम इतना जो है वो इनका क्लेम बनता है और मैं दे रहा हूँ। तो नहीं तो अगर आप कॉन्टेस्ट कर रही हैं, तो फिर ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि आप किस तरीके से अपनी जो है वो सारी अर्निंग शो करेंगे। तो अर्निंग शो करने का जो है वो मुख्तलिफ तरीका है, इसके अंदर आप अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। आप अपनी अगर कोई सैलरी पर्सन है, तो वो अपनी सैलरी स्लिप्स पेश करेगा, वो अपनी बैंक स्टेटमेंट्स पेश करेगा कि जी ये मेरी आमदन है। वो अपनी इनकम टैक्स पेश कर सकता है, अपना जो है टैक्स फाइलर जो है वो पेश करे और उसके अंदर तमाम लिखा हुआ आ रहा होता है कि आपने इस साल के अंदर इतने पैसे कमाए और इस साल के अंदर इतने पैसे कमाए और इनके ऊपर इतना-इतना टैक्स बढ़ा। तो ये जो है ये कुछ सबूत होते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी हवाले से जो है आप अपना फैमिली बैकग्राउंड बता सकते हैं कि जी मैं इस घर के अंदर रहता हूँ, मेरा घर इतना है, इतना बड़ा है, इसमें इतने कमरे हैं और मैं तो इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता या मैं इतने-इतने पैसे कमाता हूँ। अगर आप 50,000 कमा रहे हैं, तो आप उनको शो करेंगे कि जी ये मेरी 50,000 की आमदन है और अगर आप कोई भी चीज़ छुपाते हैं, तो ये आपके खिलाफ जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल हो सकती है। बल्कि मैंने खुद देखा है कि हाई कोर्ट के अंदर हमारा एक ऐसा ही केस था जिसके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो क्लाइंट ने छुपा के रखी हुई थी। मतलब वो ये भी कहता था कि जी नहीं मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जब क्रॉस में उससे क्वेश्चन किया गया तो उसने एडमिट किया कि जी मेरी एक प्रॉपर्टी है, वो उस जगह पे है, एक दुकान है। तो इसी बेस के ऊपर पूरा का पूरा केस हाई कोर्ट ने जो था वो उड़ा दिया। बिल्कुल और उसको खारिज कर दिया, ना सिर्फ खारिज किया बल्कि उसके ऊपर 50,000 रुपए का फाइन भी डाल दिया कि जी आपने अदालत से ये चीज़ें छुपाई हैं। तो जब भी आप शोहर की तरफ से पेश हो रहे हों, तो आपने कोई चीज़ छुपानी नहीं है। अपने तमाम सत्ताजात जो हैं उसके साथ-साथ उनके जो सबूत हैं
वो आपने लाजमी अदालत के अंदर पेश करते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से फिर हम थोड़ी सी जूरिस्प्रूडेंस हमने डिस्कस कर ली है कि अदालतें जो हैं वो किस बेस के ऊपर मेंटेनेंस ग्रांट करती हैं और किस बेस के ऊपर जो है वो मेंटेनेंस को कम से कम किया जाता है। तो ये अक्सर जो होता है ये आमतौर पर खुला केसेस जब दायर होते हैं तो ये मेंटेनेंस के केसेस साथ ही दायर हो जाते हैं। तो ये अक्सर आम तौर के ऊपर खुला मेंटेनेंस और डाउरी आर्टिकल्स के जो केसेस होते हैं ये साथ साथ ही चलते रहते हैं। तो इसको आपने मद्देनजर रखना होता है। इसी के साथ साथ एक अक्सर सवाल ये भी आता है कि अगर खुला या जो है तलाक नहीं हुई तो क्या फिर भी तलाक जो है फिर भी मेंटेनेंस जो है वो क्लेम की जा सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल इसके बावजूद भी जो है मेंटेनेंस भी है क्लेम की जा सकती है अगर खुला नहीं हुई। लेकिन अगर खुला हो जाती है तो उसके बाद खातून जो है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं की जा करती। तो ये भी आप अक्सर जो है अगर आपने कोई भी केसेस इस तरह के डील किए हों या अक्सर जो है वो अगर आपने कोई ऐसे दावे पढ़े हों जिसके अंदर मेंटेनेंस वगैरह क्लेम किया जाता है तो ये भी अक्सर होता है कि लोग जो है वो पिछले सालों का भी कर देते हैं कि जी मैं तो इतने सालों से अपने घर आ गई हुई हूँ, मैं इतने सालों से अपने मायका के अंदर मौजूद हूँ, मुझे तो 2 साल पहले ही इसने मार पीट के भगा भगा दिया था, तो जो है मुझे वो भी पिछले 2 सालों का भी मेंटेनेंस दिया जाए और आप खुला दीजिए। तो ऐसे केसेस के अंदर भी आम तौर के ऊपर अनलेस देयर वहाँ पे कोई और सबूत मौजूद ना हो उसको घर से निकालने के या कुछ भी, तो आम तौर पर जो है वो जूरिस्प्रूडेंस अदालतों की जानिब से यही होती है कि जिस दिन से केस दायर होता है उसी दिन से मेंटेनेंस दी जाती है। और उससे पहले यही समझा जाता है कि मेंटेनेंस दी जा रही थी तो केस दायर नहीं हुआ। तो जिस दिन से केस दायर होगा उसी दिन के हिसाब से मेंटेनेंस दी जाएगी। और अगर खुला हो जाती है तो खुला के अंदर जो इद्दत का पीरियड होता है उसके लिए एक अमाउंट जो है वो अदालत की तरफ से तय की जाती है। इद्दत के पीरियड की मेंटेनेंस ज़रूर दी जाती है और अगर माँगी जाए ज़ाहिर-सी बात है कि ख़वातीन जो हैं वो उसको माँगती नहीं हैं। तो मेंटेनेंस के हवाले से ये एक सारा जो था वो एक ब्रीफ सा था। सबसे पहले हमने ये देखा कि आखिर मेंटेनेंस क्या होती है और किस तरह काम करती है। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि कौन-कौन शख्स जो हैं वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर हमने देखा कि इंटरिम मेंटेनेंस और फाइनल मेंटेनेंस के अंदर क्या फ़र्क होता है। और इसी तरीके से एक दफ़ा फिर हमने ये भी देखा कि कम से कम मेंटेनेंस मतलब कम से कम खर्चा कितना हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। उसके बाद हमने एक दफ़ा फिर से जूरिस्प्रूडेंस जो है वो तकरीबन सारी डिस्कस की कि आखिर अदालतों का इस सब मेंटेनेंस के दौरान क्या माइंड होता है और किन-किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया जाता है। इसी तरीके से फिर हमने एक बात ये भी की कि आखिर ये ज़िम्मेदारी किसकी है कि मेंटेनेंस कितना क्लेम किया जाए और अगला शख्स कितना कमाता है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किस शख्स के ऊपर होगा। ठीक है। इसी तरीके से हमने जो पिछला खर्चा था मतलब कि जो साबका खर्चा जो है वो अक्सर लोग क्लेम कर रहे होते हैं, उसके बारे में हमने बात की कि वो किस तरह काम करता है और किस हवाले से अदालत की जूरिस्प्रूडेंस होती है। इसी हवाले से फिर हमने लास्टली कुछ बातें जो हैं वो ये भी की हैं कि जो खुला का जो खुला के बाद का जो होता है जो पीरियड जो है जिसको हम इद्दत का पीरियड कहते हैं, उसके अंदर भी जो मेंटेनेंस जो है वो औरत उसका हक हासिल होता है और आमतौर पर अदालतें उसको ग्रांट करती हैं। तो इसी के हवाले से फिर हम एक जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर अपील्स भी है कि एक तो हमने इसका रेलिवेंट लॉ देख लेना है कि वो फैमिली लॉ है और फैमिली लॉ के ऊपर जब किसी कोई भी ऐसा केस फैसला हो जाता है तो उसकी अपील कहाँ पे की जाती है। तो इसके अंदर जो है आम तौर पर अगर 5,000 या उससे कम का कोई खर्चा ग्रांट किया जाता है मतलब किसी भी केस के अंदर जो फाइनल मेंटेनेंस जो है वो 2,000, 3,000, 4,000 कर दी जाती है। तो आप उसके खिलाफ जो है अपील का हक आपके पास हासिल नहीं। तो मतलब कि आप उसके ऊपर अपील नहीं कर सकते। तो अगर आप अपील नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसी तरीके से आप जो है फिर डायरेक्ट आपको हाई कोर्ट के अंदर रिट करनी पड़ेगी। तो रिट जो होती है वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर होती है, जिसकी आपके अंदर आपके पास जो है वो अच्छा खासा
ग्राउंड होना ज़रूरी है कि जिसकी बेस के ऊपर आप बिड कर सकें। तो आमतौर के ऊपर इसको रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि देखें 5,000, 4,000, 3,000 के पीछे जब आप हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं तो हाई कोर्ट के जजेस जो हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अनॉय होते हैं, अनलेस कोई बड़ा ही जो है वो इलीगल ऑर्डर हो और कोई बड़ा ही वॉइड ऑर्डर हो कि आपके खिलाफ बिल्कुल मेंटेनेंस बनती ना हो। ठीक है, अगर बनती है तो आप 2,000, 4,000 अगर आप दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है इसके अंदर रेट के अंदर अगर आप जाएँगे तो आपके लिए मुश्किलात होती हैं, बड़े कम चांसेस होते हैं, अनलेस आपके पास कोई बड़ा कोई अच्छा ग्राउंड हो कि आपके पास मेंटेनेंस बनती नहीं है, ठीक है? तो फिर तो आप इसको कर सकते हैं। तो अपील के अंदर यही है कि आप 5,000 से कम होगा तो आप रिट में जाएँगे, नहीं तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो है वो अपनी अपील कर सकते हैं और अपील के अंदर उसी तरीके से आप अपने सारे फैक्ट बयान करेंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होते हुए फिर आप हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अपील का मैटर इसी तरीके से है। तो एक और चीज़ इसके अंदर ये है जो कि एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है कि अगर जब भी आप कोई भी क्लेम कर लेते हैं और जब मतलब आप कोई भी फ़र्ज़ करें कि आपका केस जो है वो हल हो चुका है और उसके बाद जो है एक फाइनल ऑर्डर आ चुका है, तो उसके बाद क्या किया जाता है? तो जिस तरह किसी भी सिविल कोर्ट के अंदर या किसी भी सिविल दावे के अंदर होता है, कोई भी केस सेटल होने के बाद, ऑर्डर होने के बाद अगर उसके ऊपर कोई अपील नहीं हो रही या अपील हो भी रही है, तो आपने उसके अंदर एग्ज़ीक्यूशन फ़ाइल कर देनी है। जब एग्ज़ीक्यूशन फ़ाइल हो जाएगी, तो उसके बाद जो है आप अदालत के अंदर जाएँगे और वहाँ पर एग्ज़ीक्यूशन करेंगे। एग्ज़ीक्यूशन के अंदर बहुत से मसाइल आमतौर पर फैमिली लॉ के अंदर देखे जाते हैं। जो मर्द हज़रात हैं, जो शोहर हैं, वो अक्सर कहते हैं कि जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम तो कमाते ही नहीं हैं और कई सूरत-हाल में ऐसा होता भी है कि जो किसी गरीब शख्स को या किसी दिहाड़ीदार मज़दूर को 5,000 या 10,000 का जो है खर्चा लगा दिया जाता है, तो ऑब्वियसली वो नहीं दे सकेगा, तो फिर ऐसे हालात में क्या होगा? तो ऐसे हालात में जो है जब आप एग्ज़ीक्यूशन के अंदर जाते हैं, तो उनको मौके फराहम किए जाते हैं। उनको कहा जाता है कि जी आप जो है मैं इसको दें और अगर वो कहते हैं कि जी हम नहीं दे सकते या वो पेश ही नहीं होते, तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है। उनकी जो पहले सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह जो हैं वो ऑक्शन की जाती हैं। प्रॉपर्टी अटैच्ड होती हैं और फिर उनको ऑक्शन किया जाता है, उनको बेचा जाता है। उनको बेच के जो मेंटेनेंस का पार्ट जो होता है वो आपको मिलता रहेगा। मेंटेनेंस के लिए वो लमसम अमाउंट के अंदर जो है वो आपको दे देगी, जो प्रॉपर्टी को बेचने के बाद आपको मिलेगा। तो अगर प्रॉपर्टीज़ को बेचने के बाद जो है भी आपका जो है खर्चा पूरा नहीं हो रहा या उस शख्स के नाम आमतौर पर तो कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। तो ये भी बड़ा मसला होता है कि अच्छा प्रॉपर्टी नहीं है, फिर क्या किया जाएगा? तो फिर इसका एक ही हल होता है कि उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जिस तरह किसी भी सिविल कोर्ट के अंदर या सिविल केस के अंदर एग्ज़ीक्यूशन के अंदर 1 साल तक की सज़ा जो है, वो शोहर को हो सकती है। या कोई भी ऐसा शख्स जिसने मेंटेनेंस पे करना हो और वो नहीं कर सक रहा, उसके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई एसेट उसके नाम का नहीं है, तो ऐसी सूरत के अंदर फिर उस शख्स को जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो जेल में भेजने के बाद जो है वो शख्स 1 साल जो है वो जेल के अंदर रहेगा और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद भी अगर आप उसके खिलाफ एग्जीक्यूशन फिर दोबारा कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि उसकी अब प्रॉपर्टी बन गई है या वो आपको पे कर सकता है, तो आप फिर दोबारा भी इसको एग्जीक्यूशन के अंदर लेके आ सकते हैं। तो ये हो गया एग्जीक्यूशन के हवाले से बात। इसके अंदर लास्टली हम एक और बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और उसको मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए। वो ये होती है कि अप्रेज़ल्स कैसे होंगे? मतलब कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि रुपये की कदर रोज़-ब-रोज़ कम होती जा रही है और ज़ाहिर-सी बात है बच्चा जो है जब बड़ा होता जाएगा तो की जो है वो खर्चे भी जो हैं वो बढ़ते जाएँ। आम तौर पर जब आप पहली दफ़ा मेंटेनेंस का दावा दायर करते हैं तो आप उसके अंदर ही सारा कुछ क्लेम कर लेते हैं कि जो है इसको 10% या 20% जो है वो इज़ाफ़े के साथ किया जाए। तो उसके अंदर होता ये है कि जब भी कोई फाइनल ऑर्डर होता है, उसके साथ ये लिखा आ जाता है कि 10% इंक्रीज़ होगा। तो इसका मतलब ऑटोमैटिकली ये होता है कि हर साल के बाद अगर आपका 10,000 है, तो उसके अंदर 10,000 के हिसाब से 10% की मतलब कि 1,000 बन जाएगा। तो
मतलब कि 10% इजाफा होता जाएगा, हर साल के बाद इजाफा होता जाएगा। तो कई दफ़ा ये होता है कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं, जिस तरह के बच्चियों की शादी आ जाती है, या बच्चों के जो जहेज़ वगैरह के मामला। खैर जहेज़ को तो डायरेक्टली आप नहीं कह सकते, लेकिन ये है कह सकते हैं कि शादी के जितने भी अखराजात जो हैं, जितना भी लेन देन जो है, उसको कवर करने के लिए फिर आप जो है दोबारा से एक केस फाइल कर सकते हैं कि जी ये शादी है, ये शादी की डेट है, और इस हवाले से जो है वो हमारे ऑर्डर को दोबारा देखा जाए, और उस शादी के हद तक जो है वो ऑर्डर किया जाए। तो इस तरीके से जो है वो अप्रेज़ल वर्क करती है, और फिर आपको दोबारा से जो है उसको सारा क्लेम करना पड़ेगा कि जी इतने पैसे बनते हैं, इतना खर्चा है, इधर शादी है, शादी हॉल के ये खर्चे हैं, खाना खिलाना है, गिफ्ट देने हैं, तो वो सारे जो है वो चीज़ें भी आप इसके अंदर क्लेम कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि 2। अस्सलाम वालेकुम जी। सॉरी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी। तो सॉरी, मेरे ख्याल में नेटवर्क का इशू था। तो हमने ये देख लिया कि अप्रेज़ल जो है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, और मेंटेनेंस जो है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये था एक छोटा-सा ब्रीफ बिगिनर्स जो है, वो मेंटेनेंस के ऊपर हमने जो है सारी चीज़ों को मेंटेनेंस के हवाले से डिस्कस किया, और उसको समराइज़ करने की कोशिश की। ये बिगिनर्स के लिए था, जो शख्स बिल्कुल नया-नया इस लीगल सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ के स्टूडेंट्स हैं, ये बिल्कुल यंग लॉयर्स हैं। तो ये सारा जो है आज का सेशन जो है इन लोगों के लिए था। अब अगर आप लोगों के कोई भी जो क्वेश्चंस जो हैं वो हैं, तो आप लोग बारी-बारी उसको पूछ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है हम ओपन कर देते हैं इसको जो है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। अगर अगर कोई भी क्वेश्चन है, आप अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ लें, या फिर आप मैसेज के अंदर टाइप भी कर सकते हैं। जी। जी, कोई भी शख्स जो है अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो वो पूछ लें। और इसी के साथ-साथ जो है सबसे पहले मैं आखिर पे बल्कि पाकिस्तान लॉयर का जो है वो बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी टीम का दे आर डूइंग वंडर इन अवर लीगल फील्ड। और ये जो भी है जितना भी कंटेंट जो है लीगल कंटेंट जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो इस सब के लिए इनका बहुत शुक्रिया, और मुझे इनवाइट करने के लिए भी बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से मैं भी जो है इसी तरीके का लीगल कंटेंट क्रिएट करता हूँ, जो कि @लॉ बाय नजम के नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट भी मौजूद है। मेरा लॉ बाय नजम के नाम से ही इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर और यूट्यूब चैनल भी मौजूद है, जिसके ऊपर मैं वक्तन जो है मुख्तलिफ टॉपिक के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ जो कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से होती हैं, वो लगाता रहता हूँ। तो आप ज़रूर उसको फॉलो भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप पर्सनली जो है मुझे @लॉ बाय नजम भी डीएम कर सकते हैं। और आप मुझे उसी वहाँ पे भी इनबॉक्स करेंगे, तो आपको अपना जवाब मिल जाएगा। इसी हवाले से मेंटर्स के हवाले से भी एक मेरा बड़ा ब्रीफ सेक्शन मिस पुष्पा शाह जिलानी के साथ भी हेलो उसके ऊपर एक ज़ूम सेशन मौजूद है, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। हेलो अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था, लेकिन वो शायद म्यूट हुआ था जिस वजह से आवाज़ नहीं आ सकी। ऐसा है कि जी, जैसे ये आपने फरमाया कि अगर एग्जीक्यूशन में बंदा जाता है, तो एग्जीक्यूशन में अगर वो बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी भी नहीं होती और इसके अलावा मेंटेनेंस पे भी नहीं करता, तो कोर्ट के पास दो ऑप्शन है कि या तो यानी कि उसको जेल में भेज दे 1 साल के लिए सजा के तौर पे,
और या उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दे। अगर प्रॉपर्टी नहीं तो चलो वो जेल में चला गया। जी। अगर वो 1 साल की सजा काट ली तो इस ड्यूरेशन की जो अपना मेंटेनेंस है क्या उसको माफ हो जाएगी? नहीं, माफ तो नहीं होगी बेसिकली। जो मेंटेनेंस जो है वो उसकी उसी हवाले से जो है वो पेंडिंग रहेगी। और हम्म। जाहिर बात है जिस अरसे के अंदर वो जेल के अंदर रहा है वो तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऐसी कोई प्रोपोजिशन मेरे पास आई नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस अरसे के लिए वो जेल के अंदर रहेगा वो तो ऑब्वियसली स्टॉप कर जाएगी। लेकिन जो पिछला उसके अलावा जो मेंटेनेंस होगा, जो मतलब कि अगर वो केस के दौरान जो है या उसके बाद जो है जब जेल से वो वापस आ जाता है, तो जैसे ही वो वापस आएगा वो मेंटेनेंस दोबारा उसी जगह से शुरू हो जाएगी। तो आप क्योंकि दोबारा से जो है अगर कोई उसकी क्योंकि प्रॉपर्टी बनती है तो वो वहां हाँ से आप क्लेम कर सकें। क्योंकि सर ऐसा ही जब यानी पहले भी यानी कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है कि वो पे कर सके, तो तभी तो यानी कि कोर्ट जो है उसको यानी कि जेल में भेजती है। अब ऐसा कि लॉ ये बिल्कुल। भी कहता है कि आप कोई भी एक जुर्म कह लो या उसने कोई ऑफेंस किया है तो उसके बदले में 2 टाइम जो आप पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर वन पनिशमेंट मिल गई उसको कि उसको कोर्ट में भेज अपना जेल में भेज दिया 1 साल के लिए, तो फिर पैसे तो फिर यानी कि उसको देने हैं, तो फिर वो जेल काटी वो किधर जाएगी? देखिए वो जो जेल जो है ना सिविल केसेस हम्म। के अंदर इस तरह वर्क नहीं कर रहा। हम्म। जो ये जो जेल हुई है ये उसको कोई पीनल सेक्शन के तहत नहीं हुई, वो इसलिए हुई है कि उसका जो उसने जो पैसे अदा करने थे। इस तरह तो ये होगा कि बंदा 4 लाख या 1 करोड़ रुपया उसने किसी का देना है तो हम्म। वो जनाब सुकून से 1 साल जेल में जाएगा। तो जब हम्म। बाहर आए तो फिर वो जो मर्जी करे, मतलब फिर वो करोड़ों का बिजनेस भी करे, फिर वो अपने नाम हम्म। पे जितनी मर्जी प्रॉपर्टी भी रख ले। तो हम्म। लेकिन वो जो उसके पेंडिंग ड्यूज हैं वो तो पेंडिंग ही रहेंगे। ठीक है। और जब तक वो अदा नहीं करेगा तो वो डिफॉल्टर तो रहेगा ही रहेगा। तो ये नहीं हो सकता कि वो बंदा जो है वो इतने हजार के या लाखों रुपए किसी के देने हों, वो सुकून हम्म। से 1 साल जो है वो जेल के अंदर गुजार के आ जाए और जी। कहे जी अब मैंने किसी का लेन देन नहीं करना। तो क्रिमिनल केसेस के अंदर ये होता है कि हम्म। जब आपको किसी भी एक जो केस की है, किसी भी एफआईआर के अंदर किसी भी एक के अंदर सजा हो गई है तो उसमें हम्म। दोबारा नहीं हो सकती। तो ये उसकी हद तक तो ठीक है। लेकिन जब आप का एक लीगल राइट जो है थ्रू अ सिविल केस जो है वो बन चुका है, तो उसको जो है आप एग्जीक्यूशन किसी भी टाइम कर सकेंगे। तो सर इसमें फर्दर जो ना इसी से यानी कि मिलता हुआ अटैच किया हुआ क्वेश्चन है कि जब यानी कि आफ्टर पनिशमेंट ऑफ 1 ईयर बंदा आ गया, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन सपोज उस वक्त भी ठीक नहीं थी तो उसके एरियर जमा होते गए, कोई 6 महीने साल गुजरा, इसके बावजूद उस बंदे ने 1 रुपया नहीं मेंटेनेंस की शक्ल में दिया, तो क्या कोर्ट उसको दोबारा जो अपना कैद के लिए सजा के लिए ऑर्डर कर सकती है कि एक दफा तो नहीं, जो कैद की सजा है ना वो एक दफा ही हो सकती है। वो दूसरी दफा कैद की सजा नहीं हो सकती। उसके कैद की सजा की हद तक जो है वो जो आपने आगे कहा है कि वो एक ही जुर्म की दोबारा दोबारा जो है वो नहीं होगी। तो दूसरी दफा ये नहीं होगा उसको कैद हो जाए या कुछ भी हो जाए। हाँ, लेकिन अगर वो कोई प्रॉपर्टी वगैरह अपने नाम पे रखता है तो उसकी हद तक जो है वो अटैचमेंट दोबारा हो सकती है। या जी। उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई ऐसी चीज होती है हम्म। जिसको सैलरी को अटैच किया जा सकता है। जी। जाहिर बात है एक गवर्नमेंट जॉब की ही सैलरी अटैच हो सकती है। तो हम्म। वो अगर कोई एसेट उसके नाम आ जाता है, कोई ऐसी चीज आ जाती है तो वो अटैच हो सकती है, लेकिन वो दूसरी दफा जो है वो जेल नहीं जा सकेगा, वो एक दफा ही जाएगा। तो जैसे आपने फरमाया कि जब यानी कि बंदे के पास अर्निंग कैपेसिटी हो जाती है और बंदे को श्योर हो कि जी ये बंदा अब इस पोजीशन में है कि पे कर सकता है, कि अगर फर्ज करो 1 साल वो जेल में रह कर आ गया, उसके बाद कोई 6 महीने बाद उसने कोई जॉब वगैरह स्टार्ट की, तो अब नाउ ही इज इन पोजीशन ऑफ अर्निंग, इसके बावजूद जब यानी कि एग्जीक्यूशन में आप दोबारा जाते हो तो क्या वो इसके बावजूद वो पेमेंट नहीं करता तो फिर कोर्ट क्या एक्शन लेगी? लेकिन अर्निंग वो पहले तो कैपेसिटी आपको है। प्रूव करना पड़ेगा ना। आप उसको ना कोई एसेट आपको बनाना पड़ेगा। मतलब आप एक बंदा जो है वो दिहाड़ीदार जो है वो मजदूरी कर रहा होगा, जाहिर सी बात है वो जब जेल से बाहर आएगा फर्ज करें तो यहाँ जी। कर रहा है वो आपको सबूत अदालत में नहीं दे सकेंगे कि जी ये तो दिहाड़ी लगाता है तो अब दिहाड़ी में से 500 हमें दे, 500 खुद रखे, ये तो मुमकिन नहीं हो सकेगा। जी। फिर उसके बाद तरीका यही है कि आप अगर वो कोई प्रॉपर्टी अपने नाम रखता है या कोई एसेट है, मतलब कि फॉर एग्जांपल उसके पास 5-10 लाख रुपया आपको पता चल गया है। अब वो 10 लाख रुपया यहाँ तो आप किसी तरीके से साबित करेंगे इसके पास 10 लाख रुपया है, यानी कि अगर तो वो 10 लाख रुपया अगर उसने बैंक अकाउंट में रखवाया हुआ है तो आप वो बैंक अकाउंट की स्लिप लेके जाएंगे अदालत के अंदर, कहेंगे जी ये इसका बैंक स्टेटमेंट है, 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, हम्म। इस 10 लाख रुपये को फौरन ब्लॉक किया जाए, अटैच किया जाए और ये 10 लाख रुपया मुझे दिया जाए। फिर तो हम्म। आप उसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कोई ऐसी चीज है जिसको आप प्रूफ नहीं कर सक रहे, मतलब उसने घर पे 5 लाख रुपया रखा हुआ होगा हम्म। लेकिन उसका फिर आप
के पास सबूत नहीं होगा, तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। उसमें कोई तो ना कोई सिर्फ tangible उसमें तो जी सिर्फ एक ही हो सकता है। देखो कि उसके पास जब पैसे पहले भी नहीं थे, तो उस वजह से यानी वो बंदा जेल में चला गया, वापसी पे आएगा तो ज़्यादा कारोबार तो कर नहीं सकेगा। वो अल्टीमेटली उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगी, जॉब की बात आएगी। अगर फर्स्ट को बंदा जॉब स्टार्ट करता है तो वो तो प्रूफ मिल गया जी फलां कंपनी में इदारे में काम कर रहा है, ये सैलरी स्लिप है, सारा यानी कि प्रूफ वगैरह अगर दे भी दिया तो अदालत को इंश्योर हो गया कि ठीक है ये बंदा इस वक्त जॉब कर रहा है। जब जॉब कर रहा है उसकी अर्निंग कैपेसिटी ये है, अब कोर्ट फिर ऑर्डर कर दी कि भाई इसको पैसे दे, वो पैसे फिर नहीं देता, मेंटेनेंस फिर नहीं देता, तो उसके बाद कोर्ट के पास क्या एक्शन होएगा? जैसे आपने फरमाया कि दोबारा उसको जेल नहीं भेज सकती। नहीं भेज सकता ना। अब यही तो मैं कह रहा हूँ, उसके बाद फिर यही है कि अगर तो वो जॉब प्राइवेट जॉब जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर प्राइवेट जॉब है तो जी प्राइवेट सर। जॉब के अंदर तो सैलरी वगैरह अटैच नहीं हो सकती। ठीक है, गवर्नमेंट जी। जॉब के अंदर तो ये होता है कि आप हुकूमत को डायरेक्टली ऑर्डर कर देते हैं कि जी अगर इसकी 50,000 सैलरी है ना, तो आप जी। 25,000 जो है इसकी रोक लें और हम्म। वो अदालत के अंदर जमा करवाएं, ये तो हो सकता है। जी। लेकिन प्राइवेट जॉब के अंदर ये चीज़ नहीं हो सकती। तो हम्म। प्राइवेट जॉब के अंदर वो उसकी अर्निंग ज़ाती अर्निंग होगी, ज़ाती अर्निंग की हद तक एग्जीक्यूशन के अंदर कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि हम्म। उसको ऑर्डर तो कर देगा कि आप जमा कराओ, लेकिन सारी बात है वो नहीं करवाएगा, तो उसके जी। खिलाफ कोई कुछ भी नहीं हो सकेगा। ये कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है कि आप जो है उसकी आपको पता भी चल जाए कि वो अपनी सैलरी स्लिप्स भी दे दे, क्योंकि वो जेल नहीं जी। जाएगा तो कुछ भी नहीं कर सकता। और अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेके आता है हाँ, वो तो समझदार जेल जाने के समझदार बाद बंदा, फिर यही है समझदार कि बंदा आपको तो हो सके। समझदार को उनको तो पता ही होता है ना, अगर मैंने प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करवा दी तो डेफिनेटली कोर्ट जो है ना एक्शन में आ जाएगी। तो अल्टीमेटली मुझे मेंटेनेंस जी जिसकी टेंशन ही है कि मैंने पे नहीं करना, तो जाहिर है कि फिर गाइडलाइन देने वाले तो काफी होते हैं ना सर उनको। ये तो ऐसे ही है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई ऑप्शन आपके पास है कि आप कुछ कर सकेंगे। मेरे साथ अभी पिछले दिनों एक केस में ऐसे ही हुआ कि वो जो शोहर जो था हम्म। उसके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। तो जी। जो है वो शोहर के खिलाफ वो ऑर्डर भी कर दिए, अरेस्ट वारंट्स भी निकल गए, लेकिन वो फिर भी भाग गया, मतलब कि वो भी पकड़ा भी नहीं जा रहा। जी तो सर। उसके बाद जो है फिर ये हो गया कि उसके दादा के खिलाफ फिर हमने केस कर दिया, मतलब कि अगर वालिद नहीं पकड़ा जा रहा, फिर हमने शोहर के वालिद के खिलाफ केस कर दिया। ठीक है चल। कि जी आप जो है इस चीज़ों को दें, लेकिन वो दहेज के सामान की हद तक था कि चलें वो दोनों एक ही घर में रहते हैं तो वो दे सकते हैं, तो फिर तो उसके क्या, खिलाफ केस डिक्री हो गया था। तो जब एग्जीक्यूशन में जाते हैं, अगर अपने इतनी जी पोजीशन नहीं हो, अगर फर्स्ट को हस्बैंड है वो इस पोजीशन में, फाइनेंशियली इस पोजीशन में नहीं है कि वो मेंटेनेंस पे कर सकते, क्या फिर वो अपना उसके फादर के खिलाफ एग्जीक्यूशन में बंदा कह सकते उसको क्लेम में ले आ सकता है उसके फादर को? एग्जीक्यूशन में नहीं लेके आ सकता, उसको दोबारा से जो है वो दादा के खिलाफ केस करना पड़ेगा। अगर फादर जो है वो नहीं कर सकता और जो है वो मिल भी अवेलेबल भी नहीं है, मतलब कई केसेस में होता है वो उसकी डेथ हो चुकी होती है या अब्रॉड होता है, तो फिर आपको दोबारा से केस करना पड़ेगा दादा के खिलाफ। और फिर उसके अंदर बकायदा दादा की अर्निंग के मुताबिक जो है वो प्रूफ देने पड़ेंगे कि दादा जो है वो ये कमाता है, ये करता है, ये करता है, इतनी प्रॉपर्टी जिसके नाम है। तो ये सारी चीज़ें फिर आपको केस दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ेगा, दादा के खिलाफ केस बिल्ड करना पड़ेगा, वो डिग्री होगा, फिर उस डिग्री को आप एग्जीक्यूशन में लेके जा सकते हैं। लॉट ऑफ थैंक्स सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। अगर कोई और भी क्वेश्चन करना चाहता है तो कर लें, नहीं तो फिर हम मेरा ख्याल है इसको क्लोज करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग्स भी जो हैं वो मैं अपने शेयर पेज पे भी शेयर कर दूंगा, और पाकिस्तान लॉयर्स वाले भी जो है वेब पेज भी अवेलेबल होगी, आई गेस आप इसको वहां से भी देख सकते हैं। और सी यू सोन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।